हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजनी प्रभाकर। मैंने आपको पिछले वीडियो में न्यूट्रिशन के बारे में बताया था, जिसमें हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में आपको बताया गया था। लेकिन हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी जो विषमपोषी है, विषमपोषी न्यूट्रिशन के बाद आते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन्स बीइंग। मनुष्यों में कैसे न्यूट्रिशन होता है। ठीक, तो आप सब लोग जानते हैं कि सब लोग खाना खाते हैं या कुछ ना कुछ चीज़ें खाते हैं। खाने के बाद उसका डाइजेशन करते हैं, उसका पचाते हैं और शोषण किया जाता है, उसका स्वांगीकरण किया जाता है, बाद में उसका बहिष्करण कर दिया जाता है। तो इस न्यूट्रिशन में हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, पाचन तंत्र होता क्या है, तो किसे कहते हैं पाचन तंत्र। तो देखिए, पाचन तंत्र जो होते हैं आपके 5 चरण में कंप्लीट होते हैं। जैसे पहला होता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है अंतःग्रहण। अंतःग्रहण में होता क्या है कि अगर कोई भी चीज आप खाते हैं, ठीक, यानी माउथ के द्वारा कोई भी चीज जब आप खाते हैं तो खाने के बाद उसको दांत से चबाया जाता है, दांत मिले जाते हैं। तो जैसे किसी चीज को आप लिए, मुंह के अंदर लिए, तो वो क्रिया हो गई अंतःग्रहण की। ठीक, यानी वो अंदर ले लिया गया है, भोज्य पदार्थों को अंदर ले लिया गया है। दूसरा चीज आता है यहाँ डाइजेशन का, यानी पाचन का। तो पाचन का मतलब होता है कि मुंह के अंदर लिए गए भोज्य पदार्थों को, ठीक, मुंह के अंदर लिए गए भोज्य पदार्थों के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स को यानी उन टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़े के रूप में परिवर्तित करना। जब छोटे छोटे टुकड़े के रूप में उसको परिवर्तित कर दिया जाता है, तब उसको शरीर के अंदर ले जाकर उसका डाइजेशन किया जाता है। फिर डाइजेशन के बाद अवशोषण होता है। अवशोषण करने के बाद कुछ उसके प्रोडक्ट्स बचे हुए होते हैं, जिसका स्वांगीकरण कर लिया जाता है। अब स्वांगीकरण के बाद आता है लास्ट में बहिक्षेपण। बहिक्षेपण का मतलब होता है कि इसमें बहिक्षेपण में जो डाइजेस्ट किया गया भोज्य पदार्थ है और जो अपशिष्ट बचे हुए होते हैं उनका शरीर से बाहर निकाल देना। तो ये डाइजेशन का जो सिस्टम होता है वो 5 चरण में कंप्लीट होता है। आते हैं हम यहाँ पे, जैसे किसी भी चीज को, जब कोई भी न्यूट्रिएंट्स आप लिए, तो न्यूट्रिएंट्स को लेने के लिए ये जो आपका माउथ मुख है, इस मुख को कहते हैं माउथ कैविटी। ठीक, हिंदी में इसको बोलते हैं मुख गुहा। ठीक है, ये मुख गुहा द्वारा किसी भी भोज्य पदार्थ को अपने मुंह में लिया जाता है। और मुंह में लेने के बाद यहाँ पर उपस्थित जो आपके दांत होते हैं, उन दांतों के द्वारा उसको चबाया जाता है। अब चबाने के बाद जीभ भी होती है, तो उस जीभ के द्वारा भोज्य पदार्थों को मुंह में इधर से उधर किया जाता है। फिर बाद में आपके माउथ पार्ट में 3 जोड़ी सैलरी ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, 3 जोड़ी सैलरी ग्लैंड, हिंदी में इसको बोलते हैं लार ग्रंथि। इसमें लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो ये लार ग्रंथियों की जो संख्या होती है वो 3 जोड़ी होती है, जिसमें दोनों तरफ जीभ के नीचे भी होता है और फिर ऊपर साइड में भी होता है। ठीक ना, ये लार ग्रंथियां जो होती हैं जीभ के नीचे भी होती हैं और ऊपर ऊपर साइड में भी होती हैं। अब देखिए, जैसे माउथ कैविटी में जा करके दांत के द्वारा भोज्य पदार्थों जब चबा लिया गया, तो चबाने के बाद ये सैलवरी ग्लैंड जो होती है, लार ग्रंथियां जो होती हैं, वो लार का प्रोडक्शन शुरू कर देती हैं। है ना, यानी अब वो लार का बनाना शुरू कर देती हैं। अब उस लार के अंदर यानी सैल्वा के अंदर, देखिए बता देते हैं आपको, ये जो सैलवरी ग्लैंड होती है, देखिए ये जो सैलवरी ग्लैंड होती है, लार ग्रंथि, यह 2 तरह के एंजाइम का निर्माण करती है। ठीक ना, लार ग्रंथि 2 तरह के एंजाइम का निर्माण करती है। एक होता है टाइलिन और दूसरा होता है एमाइलेज। ठीक है, देखिए ये लार ग्रंथि जो होती है वो 2 तरह के एंजाइम का स्राव की, टाइलिन और एमाइलेज का। अब देखिए, ये टाइलिन और एमाइलेज होते हैं, टाइलिन का काम होता है जैसे फूड न्यूट्रिएंट को वहां से डाइजेस्ट करना शुरू हो जाता है, पचाना शुरू हो जाता है। अब उस भोज्य पदार्थ के साथ लिया गया कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक ना, स्टार्च के रूप में लेते हैं। भोज्य पदार्थ को किस रूप में लिया गया, तो स्टार्च के रूप में। ठीक, इस भोज्य पदार्थ को स्टार्च के रूप में लिया गया, तो एमाइलेज का काम होता है इस स्टार्च को बदल देना। ठीक ना, स्टार्च को बदल देता है ग्लूकोज के रूप में। ठीक, स्टार्च को किसके रूप में बदला, तो ग्लूकोज के रूप में बदल दिया। अब देखिए,
जब एमाइलेज स्टार्च को ग्लूकोज के रूप में बदलता है तब आपको भोज्य पदार्थ मुख में मीठा लगने लगता है। इसलिए भोज्य पदार्थ को ज्यादा से ज्यादा आप चबा कर खाएं, ठीक, जितना चबाते हैं उसका डाइजेशन उतना ही आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पे स्टार्च को किस में बदला गया, ग्लूकोज में बदला गया, लेकिन अभी यहाँ कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है, यानी पूर्ण रूप से उसका पाचन नहीं होता है। अब आते हैं यहाँ सैलरी ग्लैंड के बाद आता है ओइसोफाइगस, ठीक ना। देखिए ओइसोफाइगस होता क्या है, इस ओइसोफाइगस को फूड पाइप भी कहते हैं, फूड पाइप भी कहा जाता है, ठीक ना, यानी भोजन नली। ये देखिए भोजन नली जो होता है, भोजन नली से भोज्य पदार्थ जो होते हैं वो आने का काम करते हैं। अब देखिए भोजन नली जो होते हैं, भोजन नली का जो संरचना होता है, देखिए कुछ इस टाइप के होते हैं। देखिए ये भोजन नली के, ठीक है, ये जो ओइसोफाइगस है, ओइसोफाइगस का संरचना ऐसे होता है। अब देखिए ये ओइसोफाइगस होते हैं, जैसे इसके अंदर भोज्य पदार्थ आते हैं, टुकड़े के रूप में भोज्य पदार्थ जब इसमें आते हैं तो ये ऊपर से कंसंट्रेट होता है। कंसंट्रेट का मतलब होता है ये सिकुड़ जाता है, ठीक ना। अब सिकुड़ता है और नीचे की तरफ फैलता जाता है। तो एक बात समझिएगा, जब भोज्य पदार्थ फूड पाइप में आया यानी ओइसोफाइगस में आया तो ओइसोफाइगस का ऊपर वाला भाग जो होता है वो सिकुड़ने लगता है, और सिकुड़ने के साथ साथ नीचे वाला भाग जो होता है वो फैलने लगता है। अब फैल करके वो भोज्य पदार्थ कहाँ आ गया, तो आपके स्टमक में आ गया, ठीक। अब स्टमक में आने के बाद यहाँ पे भोज्य पदार्थों का डाइजेशन होता है, ठीक। तो जब स्टमक में जैसे यहाँ भोज्य पदार्थ आया तो स्टमक में भोज्य पदार्थों के आने के बाद यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस होता है, ठीक ना, यानी स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो यहाँ स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं दो प्रकार के, सॉरी, गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करते हैं, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा कि ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करते हैं। अब इस गैस्ट्रिक जूस में तीन प्रकार के एंजाइम होते हैं, HCl होता है, पेप्सिन होता है और म्यूकस होता है, ठीक ना। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड आपके स्टमक में होता है, ठीक। अब स्टमक में पाया जाने वाला गैस्ट्रिक ग्लैंड यह गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करता है। अब इस गैस्ट्रिक जूस में तीन एंजाइम होते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद इधर पेप्सिन होता है और म्यूकस होता है। अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है ना। देखिए गैस्ट्रिक जूस HCl, ठीक, ये HCl का काम होता है कि भोज्य पदार्थ को एल्काइनी बना देता है, ठीक। भोज्य पदार्थ को क्या करता है, तो एल्काइनी बना देता है। और दूसरा काम होता है HCl का कि भोज्य पदार्थ के साथ गए हुए, ठीक ना, यहाँ लिख सकता है कि भोज्य पदार्थ भोजन को अम्लीय बनाता है, भोजन को क्या कर देता है, अम्लीय बना देता है। और दूसरा इसका काम ये होता है कि यह भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, ठीक है। देखिए HCl का काम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है, तो भोजन को अम्लीय बनाता है, ठीक है। भोजन को अम्लीय बनाने के साथ साथ यह भोजन के साथ आए हानिकारक जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट कर देता है। दूसरा होता है पेप्सिन, ठीक, दूसरा है पेप्सिन। ध्यान दीजिएगा पेप्सिन का काम क्या होता है। देखिए
ये जो भोज्य पदार्थ के साथ गए हुए प्रोटीन्स होते हैं, ठीक ना। जैसे आप मान लीजिए कि दूध ले लिए, अंडा ले लिए, दाल ले लिए, ठीक ना। तो उनके साथ जो प्रोटीन्स होते हैं, ये प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में बदल देता है, ठीक ना। पेप्सिन का काम क्या होता है कि यह प्रोटीन को भोज्य पदार्थ के साथ आए हुए प्रोटीन को किसमें बदल देता है, तो एमिनो एसिड में बदल देता है। अगला होता है म्यूकस। म्यूकस होता है। अब देखिए म्यूकस का काम क्या होता है, तो ये म्यूकस होता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है काफी खतरनाक एक प्रकार का अम्ल है, ठीक ना, एक प्रकार का एसिड है, काफी खतरनाक होता है। अगर यहाँ म्यूकस न हो, ठीक, इसमें अगर म्यूकस का स्राव न हो तो यह आपके स्टमक को वो बर्न कर सकता है, जला सकता है, उसको हानि पहुंचा सकता है, उनके कोशिकाओं को वो इंजर्ड कर देगा, वो क्षतिग्रस्त कर देगा। वो तो म्यूकस के कारण, ठीक, ये म्यूकस होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रभाव को, ठीक ना। यह स्टमक में पाए जाने वाले म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रभाव को यह स्टमक के दीवार, वो जो दीवार होती है उसको हानि होने से बचाता है। यानी आप कह लेंगे कि ये जो स्टमक का जो वाल है, वो स्टमक के वाल की जो कोशिकाएं हैं, ये स्टमक के वाल की कोशिकाओं को वो हानि होने से यानी क्षति होने से बचाता है। कौन? तो म्यूकस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भोज्य पदार्थों में यहाँ पे जैसे HCl, ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस है। अब ये भोज्य पदार्थ जो होते हैं वो इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिए जाते हैं। सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन में भोज्य पदार्थों को स्टमक के बाद भेज दिया जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में भोज्य पदार्थ, जब भोज्य पदार्थ आते हैं वहां पर उसका कंप्लीट डाइजेशन होता है, ठीक ना। जैसे यहाँ माउथ कैविटी से भोज्य पदार्थ कहाँ आया, ओसियोफेगस से होते हुए वो स्टमक तक आया। स्टमक में आने के बाद स्टमक में ये इतनी क्रियाएं हुई, ठीक। यहाँ पर गैस्ट्रिक जो ग्लैंड है, वो गैस्ट्रिक जूस का निर्माण किया। इस गैस्ट्रिक जूस में 3 प्रकार के एंजाइम थे, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। तो HCl का काम होता है कि भोजन को अम्लीय बनाना और भोजन के साथ गए हुए जो हानिकारक बैक्टीरिया उसको मारना। पेप्सिन का काम होता है भोज्य पदार्थ के साथ गए प्रोटीन जो होते हैं उस प्रोटीन को एमिनो एसिड के रूप में बदलना। उसके बाद म्यूकस का काम होता है कि यह HCl के प्रभाव से, ठीक ना, HCl के प्रभाव से स्टमक की कोशिका को हानि होने से वो बचाता है। अब उसके बाद यहाँ से भोज्य पदार्थ को स्टमक से भोज्य पदार्थों को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन में भोज्य पदार्थ आते हैं तो वहां पे भोज्य पदार्थों का कंप्लीट डाइजेशन होता है, यानी पूर्ण यहाँ इसका पाचन हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ जो लीवर होते हैं, है ना, यहाँ कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद लीवर जो होते हैं वो बाइल जूस, यानी एक प्रकार के पिगमेंट का स्राव करते हैं जिसका नाम है बाइल जूस और बाइल साल्ट। लीवर आता है यहाँ, ठीक ना। यानी सब भोज्य पदार्थ को स्टमक से कहाँ भेज दिया गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया गया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद भोज्य पदार्थों का कंप्लीट डाइजेशन होता है, यानी पूर्ण पाचन होता है। और पूर्ण पाचन होने के बाद यहाँ पर जो प्रेजेंट लीवर है, इस लीवर से 2 तरह के पिगमेंट स्राव निकलते हैं। एक को बोलते हैं बाइल जूस और एक कहते हैं बाइल साल्ट, ठीक है। देखिए बाइल जूस और बाइल साल्ट का काम क्या होता है, तो ये बाइल जूस जो होते हैं, बाइल जूस का काम होता है कि यह भोज्य पदार्थ को, ठीक है, यहां लिख लीजिए, बाइल जूस का काम होता है भोज्य पदार्थ को बाइल जूस का काम क्या होता है, तो भोज्य पदार्थ को एल्काइलिन बना देता है। और इधर बाइल साल्ट का काम क्या होता है,
तो बाइल साल्ट का काम होता है कि यह भोज्य पदार्थ के साथ जो फाइट होते हैं, देखिए बाइल जूस का काम क्या होता है, तो भोज्य पदार्थ को एल्काइलिन बना देते हैं, और बाइल साल्ट का काम होता है कि भोज्य पदार्थ में उपस्थित जो फाइट होता है, ठीक ना, इस भोज्य पदार्थ में उपस्थित जो फाइट होते हैं, यानी जो फाइट के जो ग्लोब्यूल्स होते हैं, ठीक ना, फैट के जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में तोड़ देता है। सॉरी थोड़ा सा गलत हो जाए। इसका काम होता है कि फैट के जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको क्या कर देता है, तो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में तोड़ देता है, ठीक ना। तो अब इस क्रिया को यहाँ हुआ क्या कि बाइल साल्ट द्वारा, बाइल साल्ट जो है यह भोज्य पदार्थ में उपस्थित जो फैट होते हैं, यह भोज्य पदार्थ में उपस्थित फैट के बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़े के रूप में तोड़ देना, ये कहलाता है इमल्सिफिकेशन। देखिए इमल्सिफिकेशन क्या होता है, जैसे परीक्षा में आता है इमल्सीकरण किसे कहते हैं, ठीक ना, परीक्षा में प्रश्न बन के आता है इमल्सीकरण किसे कहते हैं, तो इमल्सीकरण में होता क्या है, तो अब कह लेंगे कि बाइल साल्ट द्वारा, ठीक, बाइल साल्ट द्वारा भोज्य पदार्थ में उपस्थित फैट के ग्लोब्यूल्स को, ठीक, फैट में जो उपस्थित ग्लोब्यूल्स होते हैं उन ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में तोड़ देना ही क्या कहलाता है, तो इमल्सिफिकेशन कहलाता है, ठीक ना। अब यहाँ पर जब कंप्लीट डाइजेशन यहाँ हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में भोज्य पदार्थ आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में भोज्य पदार्थ आने के बाद ये लीवर जो है वो क्या किया, तो लीवर बाइल जूस और बाइल साल्ट का निर्माण करता है। अब यहाँ से भोज्य पदार्थ जो होते हैं ये गॉल ब्लैडर, ठीक, यानी भोज्य पदार्थ नहीं है तो भोज्य पदार्थ यहाँ डाइजेस्ट हो गया है, कंप्लीट डाइजेशन हो गया है, लेकिन लीवर के बाद लीवर जो है वो बाइल जूस और बाइल साल्ट का निर्माण कर लिया। अब यहाँ गॉल ब्लैडर दिखता है, ठीक, लीवर के ठीक नीचे एक छोटी सी संरचना दिखाई देती है जिसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर, ठीक। अब ये गॉल ब्लैडर का काम होता है कि यह लीवर के द्वारा बनाए गए, ठीक ना, लीवर के द्वारा बनाए गए बाइल जूस और बाइल साल्ट का वो स्टोर करता है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। लीवर के द्वारा बनाए गए बाइल जूस और बाइल साल्ट का क्या करता है गॉल ब्लैडर, वो स्टोर कर लेता है, उसको इकट्ठा करके रख लेता है। फिर आता है इसके नीचे पैंक्रियास, ठीक, अब पैंक्रियास का काम होता है, ये पैंक्रियास दो तरह के एंजाइम का निर्माण करता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर क्या करता है, तो बाइल जूस, यहां आप लिख लेंगे बाइल जूस और बाइल साल्ट, बाइल साल्ट का अपने पास संचित कर लेता है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। तो ये इतना ध्यान रखिएगा कि बाइल जूस और बाइल साल्ट का निर्माण कौन किया, लीवर किया, ठीक। अब लीवर के बाद उनका संचय कौन करता है, बाइल जूस और बाइल साल्ट का संचय कौन करता है, यानी उनको रखता कौन है, तो वो गॉल ब्लैडर रखता है, ठीक ना।
अब आते हैं यहाँ पैंक्रियाज पर। तो पैंक्रियाज दो तरह के एंजाइम का निर्माण करते हैं, यहाँ आप लिख लेंगे पैंक्रियाज। पैंक्रियाज क्या करता है, यह दो प्रकार के एंजाइम का, दो प्रकार के एंजाइम का निर्माण करता है। ठीक ना, यह दो प्रकार के एंजाइम का क्या करता है, तो निर्माण करता है। तो ये कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो एक होता है ट्रिप्सिन और दूसरा होता है लाइपेज। एक होता है ट्रिप्सिन लाइपेज। अब ट्रिप्सिन का काम क्या होता है और लाइपेज का काम क्या होता है, तो इतना आप ध्यान रखिएगा कि ये जो पैंक्रियाज है, देखिए ये पैंक्रियाज जो है, पैंक्रियाज में दो प्रकार के एंजाइम का निर्माण होता है, एक होता है ट्रिप्सिन, दूसरा होता है आपका लाइपेज। तो इसका काम क्या होता है, ट्रिप्सिन का काम होता है कि यह भोज्य पदार्थ में उपस्थित जो प्रोटीन होते हैं, ठीक ना, यह प्रोटीन को किस में बदलता है, तो एमिनो एसिड में। ध्यान दीजिएगा, ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, यह ट्रिप्सिन भोज्य पदार्थ में उपस्थित जो प्रोटीन होते हैं उसको किस में बदलता है, तो एमिनो एसिड में बदलता है। और उसके बाद अगला होता है इसमें लाइपेज। ये लाइपेज जो होते हैं भोज्य पदार्थ में उपस्थित जो फैट होता है, लाइपेज का काम होता है भोज्य पदार्थ में जो उपस्थित फैट होता है उसको बदल देता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल। ठीक ना, देखिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पैंक्रियाज जो होता है, पैंक्रियाज का है स्टमक के बीचों यहाँ पे ऐसा है एक पतली संरचना है। अब ये पैंक्रियाज का काम होता है कि पैंक्रियाज दो प्रकार के एंजाइम का निर्माण करती है, एक होता है ट्रिप्सिन और दूसरा होता है लाइपेज। तो ट्रिप्सिन का काम होता है कि यह प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलना, ठीक, और उसके बाद लाइपेज का काम होता है कि फैट को, ठीक ना, ये फैट को फैटी एसिड और किसमें बदलता है, ग्लिसरॉल में बदलता है। आगे अब आता है यहाँ थोड़ा सा ऊपर एक बार देख लेते हैं कि जो माउथ होते हैं, जो यहाँ सैल्वरी ग्लैंड होता है, वो सैल्वरी ग्लैंड में भी कुछ एंजाइम थे जो यहाँ सैल्वरी लाइपेज होता है, सॉरी सैल्वरी एमाइलेज होता है। ठीक, ये सैल्वरी एमाइलेज का काम होता है कि भोज्य पदार्थ में जो उपस्थित स्टार्च होते हैं उन स्टार्च को ग्लूकोज के रूप में बदलना, ठीक ना। अब यहाँ जब ये इतना वर्क जब कंप्लीट होता है, यानी पैंक्रियाज तो जब कंप्लीट हो जाता है, तब यहां से अब इस भोज्य पदार्थ में, ठीक, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, ठीक, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में छोटी छोटी वो माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। इतना नोट कर सकते हैं आप। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में, ये जो छोटी आंत है, इस छोटी आंत में काफी छोटे छोटे विलाई पाए जाते हैं, विलाई पाए जाते हैं, इसको बोला जाता है माइक्रो विलाई। यानी इसमें काफी छोटे छोटे इंटेस्टाइन के अंदर वो संरचनाएं होती हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर ये इंटेस्टाइन है तो इसमें इस तरह की इस तरह की इसमें माइक्रोविलाई होते हैं। इस माइक्रोविलाई का काम क्या होता है, तो छोटी आंत में पाए जाने वाले जो विलाई है उसका काम ये होता है कि भोज्य पदार्थों का जब डाइजेशन हो जाता है तो भोज्य पदार्थों के डाइजेशन के बाद जो उनसे निकले
मिनरल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी मिनरल्स हो, इधर चाहे अमीनो एसिड हो, प्रोटीन्स हो, फैट्स हो, ये जो भी मिनरल्स होते हैं वो मिनरल्स माइक्रोविलाई के द्वारा, ठीक है, माइक्रोविलाई के द्वारा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो उसका वाल होता है, यानी दीवार जो होती है, उन दीवारों द्वारा उसको अवशोषित कर लिया जाता है। यानी पचे हुए भोज्य पदार्थों का स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। अब यहाँ जब पचे हुए भोज्य पदार्थों में माइक्रोविलाई द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका एब्जॉर्प्शन हो गया, अवशोषण हो गया, तब वहां कुछ बचे अपाच्य भोज्य पदार्थ होते हैं। अब इन अपाच्य भोज्य पदार्थों को इस लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। अब यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद, यानी बड़ी आंत में आने के बाद, उन भोज्य पदार्थों पर, देखिए अगर कहें कि भोज्य पदार्थों का पूर्ण पाचन हो जाता है तो भोज्य पदार्थों का कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता, पूर्ण पाचन अभी नहीं हो पाता, यानी कुछ न कुछ अंश बच ही जाते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका जब अवशोषण होता है, तो अवशोषण होने के बाद जो अपाच्य होते हैं, अपाच्य का मतलब कि शरीर में उनका कोई काम नहीं होता है, वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बने रहते हैं, मलमूत्र के रूप में बने रहते हैं। तो यह स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ भेज दिया गया, तो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद वो भोज्य पदार्थ पड़े रहते हैं। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो कुछ भोज्य पदार्थों को अपने सीकम में, यानी ये लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पिछला हिस्सा होता है सीकम, जहां से एनस बाहर खुली रहती है, तो इस सीकम में आकर के वो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में उपस्थित जो भोज्य पदार्थ होते हैं पड़े रहते हैं। अब इस भोज्य पदार्थों में, अपाच्य भोज्य पदार्थों में जो जल होते हैं, उन जलों को इस लार्ज इंटेस्टाइन द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अब जब जल का अवशोषण हो जाता है, तो जल के अवशोषण के बाद इन भोज्य पदार्थों को समय समय से, यानी जो अपाच्य भोज्य पदार्थ हैं, इन अपाच्य भोज्य पदार्थों को समय समय से क्या कर दिया जाता है, शरीर से बाहर कर दिया जाता है, यानी वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में, मलमूत्र के रूप में शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो ये पूरा जो आपने इवेंट पढ़ा, शरीर के अंदर होने वाले जो पूरे इवेंट है, ये पूरा इवेंट जो होता है वो कहलाता है डाइजेशन, ठीक, या डाइजेस्टिव सिस्टम। एक बार और थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए सरसरी नजर में कि ये माउथ कैविटी होता है, माउथ कैविटी में भोज्य पदार्थ को लेते हैं, भोज्य पदार्थ को लेने के बाद दांत द्वारा उसको च्यूड किया जाता है, चबाया जाता है, चबाने के बाद उसके बाद यहाँ सैलिवरी ग्लैंड होती है, सैलिवरी ग्लैंड जो होती है वो सैलिवरी ग्लैंड दो तरह के एंजाइम का निर्माण करती है, वो एक होता है टाइलिन और दूसरा होता है सैलिवरी एमाइलेज। तो सैलिवरी एमाइलेज द्वारा उन भोज्य पदार्थों को ग्लूकोज के रूप में बदल दिया जाता है, जिसके कारण भोजन मीठा लगता है। फिर यहाँ से इस फूड पाइप द्वारा, यानी ईसोफेगस द्वारा भोज्य पदार्थ को स्टमक में भेज दिया जाता है। स्टमक में भोज्य पदार्थ आते हैं तो यहाँ उपस्थित जो भोज्य पदार्थ जैसे स्टमक में आते हैं, स्टमक में आने के बाद यहाँ गैस्ट्रिक जूस का, यहाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है वो गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करती हैं। अब वो गैस्ट्रिक जूस में 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, जिसमें HCl होता है, पेप्सिन होता है और फिर म्यूकस होता है। तो HCl का काम होता है कि वो भोज्य पदार्थ के साथ आए हुए जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको मारता है और साथ ही साथ भोज्य पदार्थ को अम्लीय बनाता है। और उधर जो उसमें पेप्सिन होता है, पेप्सिन का काम होता है कि भोज्य पदार्थ के साथ आए हुए जो प्रोटीन्स होते हैं उनको अमीनो एसिड में चेंज करना, बदलना। और उसके बाद जो म्यूकस होते हैं, वो म्यूकस का काम होता है कि हाइड्रोक्लोरिक, एक प्रकार का काफी हानिकारक, ठीक है, हानिकारक वो एसिड होता है, वो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रभाव से, ठीक है ना, HCl के हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रभाव से इन स्टमक की कोशिकाओं को म्यूकस बचाने का काम करता है। जैसे यहाँ इतना इवेंट कंप्लीट होता है, उसके बाद लीवर जो होते हैं, वहां लीवर भी कुछ एंजाइमों का लीवर भी वहां निर्माण करना शुरू करते हैं, जिसको बाइल जूस और बाइल साल्ट बोला जाता है, ठीक ना। तो बाइल जूस और बाइल साल्ट भी अपना अलग अलग काम करते हैं। फिर यहाँ पैंक्रियाज होता है, यानी कंप्लीट डाइजेशन यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में भोज्य पदार्थ जब आते हैं, तो भोज्य पदार्थ भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद ये माना जाता है कि भोज्य पदार्थ का कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है, यानी पूर्ण पाचन हो चुका होता है। तो यहाँ से पूर्ण पाचन जब होता है, तो पूर्ण पाचन के बाद इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में उपस्थित जो विलाई होती है, छोटी छोटी जो संरचना आप देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं विलाई। ये विलाइयों द्वारा वो डाइजेस्ट जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनको अवशोषित कर लिया जाता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा अवशोषण करके और ब्लड के साथ उनको मिला दिया जाता है। फिर उनको जिन कोशिकाओं को जिसकी जरूरत होती है उन कोशिकाओं को अवेलेबल करा दिया जाता है, उपलब्ध करा दिया जाता है। फिर यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा
भोज्य पदार्थों को लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, यानी बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। बड़ी आंत में आने के बाद भोज्य पदार्थ जो होते हैं, भोज्य पदार्थ में उपस्थित जो अवशेष जल होता है, उन जलों को ये बड़ी आंत द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। फिर यह बड़ी आंत का सबसे पिछला हिस्सा जो होता है वो सीकम कहलाता है। अब ये सीकम जो होते हैं एनस के माध्यम से बाहर फूले हुए होते हैं, और इस एनस के द्वारा इन बड़ी आंत में उपस्थित जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, यानी जो मलमूत्र होते हैं, उनको समय समय से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये पूरा इवेंट जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का है। आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर जहां भी आप लोगों को समझ में नहीं आया, अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। फिर अगला टॉपिक जो है रिस्पायरेशन का है, तो रिस्पायरेशन का टॉपिक हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।